दोस्तों, एक लड़की थी जिसका नाम था रचना। रचना की उम्र 5 साल थी। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था। रचना के पापा जगदीश जी उसे बहुत प्यार करते थे। वहीं उसकी माँ गीता उस पर अपनी जान छिड़कती थी। घर में कई नौकर थे जो दिन रात घर की साफ सफाई, खाना बनाना और भी सारे काम करते थे। एक दिन रचना अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जा रही थी। कार की पिछली सीट पर बैठकर रचना बाहर के नज़ारे देख रही थी। बाहर बारिश हो रही थी। रचना ने देखा एक छोटा सा लड़का सड़क के किनारे अपनी बहन को गोदी में बिठाकर खुद को और बहन को एक तिरपाल से ढकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज हवा के कारण दोनों ही भीग रहे थे। रचना बोली, मम्मी देखो, वो दोनों बेचारे कैसे भीग रहे हैं। गीता जी ने कहा, रचना की मम्मी का नाम गीता था। गीता जी ने कहा, हाँ बेटा, वे गरीब लोग हैं, यही उनका ठिकाना है। रचना बोली, लेकिन मम्मी ऐसा क्यों? हमारे पास तो इतना बड़ा घर है, कई कई कार है और इनके पास सर छिपाने के लिए कुछ भी नहीं। गीता जी ने कहा, बेटी, ये सब इनकी किस्मत से मिला है और हमें जो भी मिला है हमारी किस्मत से मिला है। रचना बोली, मम्मी, ये किस्मत क्या होती है और ये सब कुछ बांटने में कंजूसी क्यों करती है? रचना की बात सुनकर गीता जी और जगदीश जी दोनों हंस पड़े। गीता जी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। जब कुछ ईश्वर हमें देते हैं, किसी को कम, किसी को ज्यादा। कुछ ही देर में लाइट ग्रीन हो गई और कार अपनी स्पीड से आगे बढ़ने लगी। लेकिन रचना के मन में कई सवाल उठ रहे थे, जिनका जवाब न मिलने से वह परेशान हो रही थी। रचना रास्ते भर बाहर के दृश्य देखती रही। उसने कई जगह इसी तरह के गरीब लोगों को देखा जो किसी तरह अपनी गुजर बसर कर रहे थे। तीनों एक बड़े से होटल में खाना खाने के लिए रुके। जगदीश जी बोले, बोलो बेटी, तुम्हें क्या खाना है? जो चाहो वो मंगा लो, बाद में तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम खाएंगे। रचना बोली, पापा, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। आपने रास्ते में शायद देखा नहीं, कितने लोग भूखे बैठे थे, वो भीग भी रहे थे और हम यहाँ बड़े से होटल में खाना खा रहे हैं। गीता जी ने कहा, बेटी, तुझे क्या हो गया है? वो लोग गरीब हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अगर उनकी किस्मत में पैसा होगा तो वह भी अभी रोज आएंगे और इससे भी अच्छे होटल में खाना खा पाएंगे। तुझे पता है, पहले तेरे पापा के पास भी इतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने बहुत मेहनत की और किस्मत ने साथ दिया, तभी हम आज यहां तक पहुंच पाए हैं। रचना बोली, लेकिन मम्मी, हम कुछ लोगों की मदद तो कर सकते हैं जिससे वह दुखी ना रहें। रचना के पिता ने कहा, अच्छा ठीक है बेटा, आप खाना खाओ, मजे करो। जब हम यहाँ से जाएंगे तो कुछ खाना पैक करा लेंगे और तुम अपने हाथों से उन गरीबों में बांट देना। यह सुनकर रचना बहुत खुश हुई। जगदीश जी ने जाते समय खाना पैक करवाया और उसी जगह पहुंच गए जहां रचना ने उन लोगों को देखा था। तब तक बारिश भी बंद हो चुकी थी। रचना ने अपने हाथ से सबको खाने के पैकेट दिए। वह कुछ आगे चली तो वही छोटा सा लड़का अपनी बहन के साथ बैठा था। रचना ने एक एक पैकेट उन दोनों को भी दे दिए। वह छोटी सी बच्ची रचना की ओर हाथ बढ़ाने लगी। रचना उसकी ओर बढ़ी, तभी गीता जी ने उसे रोक दिया। गीता जी ने कहा, बेटी, क्या कर रही हो? देखो, वो कितने गंदे कपड़े पहने हैं, वो भी गीले। तुम उसे गोद में लेने जा रही थी, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाते। चलो यहां से। गीता जी और जगदीश जी रचना को लेकर कार की तरफ चल दिए। रचना बोली, मम्मी, मुझे छोड़ दो, मैं उन बच्चों के साथ खेलूंगी।
वो मुझे अपनी छोटी बहन की तरह लग रही है। जगदीश जी ने कहा, रचना, तुम बहुत जिद्दी हो गई हो, चलो चुपचाप। पापा की डांट सुनकर रचना सहम जाती है और चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ ही देर में तीनों घर पहुंच जाते हैं। रास्ते में तीनों ने एक शब्द भी नहीं बोला। घर आकर रचना चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रात को गीता जी रचना के कमरे में गई तो रचना बोली, आप सब अमीर लोग बहुत खराब हो, गरीबों से नफरत करते हो। आप लोगों सारे पैसे अपने पास रख लिए, इसलिए वे लोग गरीब हैं। गीता जी उसे बहुत समझाती हैं, लेकिन रचना मन में अपने माता पिता और सभी साथ वालों के लिए नफरत सी पैदा हो गई थी। कुछ दिन बाद रचना का जन्मदिन आने वाला था, लेकिन रचना ने जन्मदिन मनाने से साफ मना कर दिया। रचना के पिताजी ने कहा, मेरी गुड़िया अब तक अपने पापा से नाराज है। तो रचना बोली, नहीं पापा, लेकिन मैं जन्मदिन एक शर्त पर मनाऊंगी। मेरे जन्मदिन में अपने अमीर मेहमानों को छोड़कर उन गरीबों को बुलाना चाहती हूं, उनके साथ खेलना चाहती हूं। जगदीश जी बोले, बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे में और उनमें बहुत अंतर है। हमें अपने बराबर वालों में उठना बैठना चाहिए। रचना बोली, मुझे पता था, इसीलिए तो मैं जन्मदिन नहीं मनाना चाहती, क्योंकि मैं इन सब लोगों से नफरत करती हूँ। रचना की मां ने कहा, बेटा एक काम करते हैं, हम जन्मदिन तो वैसे ही मनाएंगे जैसे मनाते हैं, लेकिन दिन में हम कुछ केक और मिठाइयां लेकर वहीं चलेंगे और उनमें बांट आएंगे। रचना नहीं मानती, वह रोने लगती है। अपनी लाडली बेटी की आंखों में आंसू देखकर जगदीश जी का मन पिघल जाता है। जगदीश जी कहते हैं, ठीक है बेटा, हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम चाहती हो। जगदीश जी शहर के बाहर एक फार्म हाउस बुक करते हैं। वहां खाने पीने का पूरा इंतजाम करवाते हैं। जन्मदिन वाले दिन वे सड़क किनारे बैठे सभी लोगों को कई बसों में बिठाकर वहां ले आते हैं। उन्हें देखकर रचना बहुत खुश हो जाती है। उसमें वो दोनों भाई बहन भी थे। गीता जी उनके लिए नए कपड़े लाई थी। रचना की नौकरानी उन्हें ले जाती है, उन्हें नहलाकर नए कपड़े पहनाकर तैयार करती है। जब वे दोनों बाहर आते हैं तो सभी उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। रचना जोर जोर से उछलने लगती है। वे दोनों भाई बहन भी रचना के साथ खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद रचना सबके साथ मिलकर केक काटती है, फिर सब खाना खाते हैं। जाते समय जगदीश जी सभी को पैसे देते हैं। सभी लोग रचना को बहुत आशीर्वाद देकर अपनी अपनी बसों में बैठकर वापस चले जाते हैं। रचना की खुशी देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। तब से उनकी सोच बदल जाती है। वह अब गरीबों के लिए बहुत करने लगते हैं और अपना हर त्योहार व हर खुशी का पल वह अब उन्हीं लोगों के साथ मनाते थे। एक छोटी सी बच्ची की जिद ने दोनों के सोचने का तरीका बदल दिया था। इसी क्रम में एक और कहानी पेश है, मौत का भविष्यवाणी। मौत एक ऐसी मंजिल है जहां पहुंचकर सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं। यह दास्तान दो दोस्तों के बीच दुश्मनी की है, जहां मौत की भविष्यवाणी का डर जबरदस्त बदलाव लाता है। जय और बीरू दोनों के बीच बचपन से ही गहरी दोस्ती थी। दोनों की दोस्ती व्यापारिक साझेदारी तक पहुंच चुकी थी। बीरू अक्सर अपने काम में लापरवाही करता था, लेकिन जय उसकी हरकतों को नजरअंदाज करता रहता। एक दिन जब पानी सर से ऊपर हो गया तो जय ने बीरू से कहा, यदि तुम्हें व्यापार में लापरवाही करनी है तो हमें अलग हो जाना चाहिए। यह व्यापार केवल मेरा नहीं है, इसलिए यह केवल मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है। बीरू को जय की बात इतनी बुरी लगी कि उसने व्यापार को अलग अलग करने की बात मान ली। बस
फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों के रास्ते अलग हो गए। जय काफी मेहनती था, इसलिए उसे बीरू से अलग होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वहीं दूसरी ओर बीरू की जिंदगी बदतर होने लगी। जय के बिना वह व्यापार चलाने में असमर्थ था। बहुत जल्द इसका एहसास बीरू को हो गया। कुछ ही सालों में जय की मेहनत ने असर दिखाना शुरू किया और उसका व्यापार 2 गुनी तेजी से बढ़ने लगा, जिसका पता चलते ही बीरू के कलेजे में सांप लौटने लगे। वह मन ही मन ईर्ष्या भाव से जलने लगा। उसे जय की तरक्की देखकर घुटन होने लगी। तभी उसने तय किया कि वह अपने दोस्त को जान से मार देगा। बीरू अपने दिल में प्रतिशोध की आग जलाकर जैसे ही जय की कंपनी में पहुंचा, तो उसे पता चला कि जय कहीं बाहर गया है। उसी कंपनी में बीरू की नजर एक बुजुर्ग मुलाजिम पर पड़ी, जो शुरुआती दौर से ही कंपनी में कार्य कर रहे थे। लेकिन व्यापारिक बंटवारे के दौरान उन्होंने जय के साथ काम करना सही समझा। बीरू उनके पास पहुंचकर धमकी भरे अंदाज में जय को मारने की बात कहता है। बीरू के बात सुनकर बुजुर्ग कर्मचारी हंसने लगते हैं। उन्हें हंसते देख बीरू को ताज्जुब होता है। वह उनके हंसने की वजह पूछता है। तभी बुजुर्ग कर्मचारी जय की मौत की भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि साहब तो 6 महीने में अपने आप बीमारी से मरने वाले हैं, फिर आप उन्हें मारकर जेल क्यों जाना चाहते हो? कर्मचारी की बात सुनते ही बीरू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने फैसले से घृणा होने लगी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका दोस्त इतनी जल्दी दुनिया से चला जाएगा। जय की मौत की खबर ने बीरू का गुस्सा शांत कर दिया था। वह अपनी नम आंखों से बुजुर्ग व्यक्ति से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा कि जय को मेरे बारे में मत बताना, उसे दुख होगा। और इतना कहते ही बीरू वहां से वापस चला आया। रह रहकर बीरू को जय की चिंता सताने लगी, लेकिन दोनों के बीच पैदा हुए मतभेद हर बार उसे जय के पास जाने से रोक लेते हैं। धीरे धीरे बीरू जय के प्रति सहानुभूत रखने लगता है। उसे जय की पुरानी बातें याद आने लगती है। उसे लगता है कि जय के मरने से पहले उसे अपने बचपन के दोस्त से एक बार जरूर मिलना चाहिए। और अगले ही दिन वह उससे मिलने उसके घर पहुंचता है। बीरू को अपने सामने देखकर जय खुश हो जाता है और उसे बैठने को कहता है। जय के सामान्य बर्ताव को देखकर बीरू सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है जय को अपनी मौत के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वह जय से उसकी बीमारी के बारे में कुछ नहीं पूछता। जय इतने सालों बाद अपने दोस्त से मिलकर बहुत खुश था। दोनों पुरानी बातें करके अपनी यादें ताजा करते हैं और कुछ देर बाद बीरू वापस आ जाता है। जय से मिलकर बीरू को बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे गुजरते वक्त के साथ जय की मौत का दिन भी आ जाता है। बीरू सारा दिन अपने दोस्त की मृत्यु के गम में दुखी बैठा रो रहा होता है। और जैसे ही रात होती है, वह अपने दोस्त के घर पहुंच जाता। वहां उसे जय मस्ती के मूड में नजर आता है। वह जय से पूछता है, तुम्हें इतनी गंभीर बीमारी है, फिर भी तुम्हें कोई चिंता नहीं? बीरू की बात सुनकर जय जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तुम पागल हो जो अच्छे भले व्यक्ति को बीमार कह रहे हो। बीरू अपनी बात साबित करने के लिए जय से उसकी कंपनी में काम कर रहे उसी बुजुर्ग कर्मचारी को बुलाने को कहता है, जिसने 6 महीने पहले जय की मौत की भविष्यवाणी की थी। जैसे ही जय को पूरा माजरा पता चला, उसने तुरंत उसी बुजुर्ग कर्मचारी को अपने घर बुलाया। उनके आते ही बीरू उन्हें डांटने लगा, लेकिन बुजुर्ग कर्मचारी जैसे ही जय की मृत्यु की सच्चाई बताता है, बीरू
पानी पानी हो जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति दोनों के सामने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहता है कि मेरे द्वारा की गई मौत की भविष्यवाणी झूठी थी। दरअसल उस दिन बीरू का गुस्सा देखकर कर्मचारी ने दोनों की दुश्मनी खत्म करने के लिए झूठ बोला, जिसका असर यह हुआ कि दोनों की नफरत फिर से दोस्ती में बदल गई है और आज दोनों साथ खड़े हैं। जय और बीरू बुजुर्ग व्यक्ति की समझदारी की तारीफ करते हुए उन्हें गले लगा लेते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति की समझदारी ने दोनों के बीच नफरत के जहर को खत्म कर दिया था और इसी के साथ मित्रता की एक कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।